quite a few things about it. English is okay, Hindi ठीक है, कैसे कौन सा language comfortable रहेगा? Sir, English will be better, or English and Hindi mixture will be better. So English will be better. I'll mix a little bit of Hindi in the middle. Yeah. Right. So I'll be okay. English Fine. is the best one for us. What is the best one? Hindi. English. Okay, I've gotten a message on the chat saying Hindi. So I'll probably just make a mixture. If there's any questions, you all can ask me. अगर कोई प्रश्न है तो लास्ट में आप मुझे पूछ सकते हो. मैं थोड़ा मिक्सचर करके बात करूंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश का भी बहुत मिल रहा है और हिंदी के भी बहुत मिल रहे हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. Let's move on. देवांग भाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो मैंने भी असतोमा सद्गमय ही स्टार्ट करता हूं मैं. कोई भी चीज पर हमारा ये हो गया है तो नेक्स्ट कैन यू गो अहेड. ओके, तो आयुर्वेदा के बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं थोड़ा. मैं हिंदी में बात करता हूँ, बहुत लोग मुझे हिंदी में बोल रहे हैं चैट में. तो आयुर्वेदा के बैकग्राउंड के ऊपर बात करते हैं. इट्स अ 5000 ईयर ओल्ड साइंस, ट्राइड और टेस्टेड है बहुत सारे क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पॉपुलेशन पे सेंचुरीज के थ्रू. ये तो ठीक है, बैकग्राउंड तो आपको पता है, मगर मैं डिजीज के बारे में थोड़ा बात करता हूँ. आयुर्वेद में जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, दैट इज अ डिविएशन, यानी कि आपकी ओरिजिनल जो प्रकृति है वो प्रकृति से जब आप हट जाते हो तो उसको हम डिसईज कहते हैं. डिसईज यानी कि अब आप ईज में नहीं हो, आप बीमार हो. ठीक है. आयुर्वेद जो मानता है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, कि आपकी जो प्रकृति है वो आपका एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे कि आपका जो फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ आपका है, वो आप किसी से शेयर नहीं करते. वैसे भी प्रकृति जो होती है वो आपकी एक इंडिविजुअल चीज होती है. एंड आई विल गो लिटिल बिट इन डिटेल लिटिल बिट लेटर. मगर आपके प्रकृति यानी आपके नेचुरल ओरिजिनल सेल्फ से अगर आप डिविएट करते हो कोई भी डायरेक्शन में तो आप डिजीज माने जाते हो. नेक्स्ट. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आयुर्वेद कब करना चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन की तरफ कब जाना चाहिए और क्यों. तो इसका बहुत सिंपल मैं आपको आंसर देता हूँ. मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा की जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इज वेरी वेरी डिफरेंट. इनफैक्ट इट्स एब्सोल्युटली 180 डिग्रीज ऑपोजिट. मॉडर्न मेडिसिन जो है वो मशीन्स की तरह हमको ह्यूमन बॉडीज को देखते हैं, एंड दे ट्राई टू हील द बॉडी लाइक हाउ अ मोटर मैकेनिक ट्राइज टू हील द बॉडी. दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन बहुत कन्वीनियंट है, वेरी कन्वीनियंट. आई लव द वे they've made it so comfortable and convenient, क्योंकि आपकी फॉल्ट कभी होती ही नहीं है. अगर आप बीमार हो तो बैक्टीरिया ने आके आपको बीमार किया, कोई वायरस ने आके आपको बीमार किया, कोई जर्म्स आ गए, कोई मच्छर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, कोई बंदर हो गया, मगर आप हमेशा बेचारे होते हो. आपका कभी दोष नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई आपको परेशान करता है. ये एलोपैथी का थिंकिंग है. तो ये थिंकिंग को जब हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, सो वी कम टू द कंक्लूजन कि हमको क्या करना चाहिए. तो हमको जर्म से दूर रहना चाहिए. तो हम पूरा दिन हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं, हम वायरस से दूर रहते हैं, हम जर्म से दूर रहते हैं, हम मच्छर है तो मच्छरों को मारते हैं, बंदर है तो बंदरों को मारते हैं, कुत्तों है तो उनको स्टेरिलाइज करते हैं. हम जितना हो सके वी आर ट्राइंग टू गो अवे एंड अवे फ्रॉम नेचर विच इज ऑल अराउंड अस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर आवरसेल्व्स अ पार्ट ऑफ नेचर. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सैनिटाइज नहीं करना चाहिए, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो ऑब्सेशन आ गया है, दैट ऑब्सेशन is because of the understanding that nature is trying to kill you. Everything around you is trying to kill you. And how do you keep killing them before they kill you is the entire thought process. There are a lot of positives. Previous slide we are not yet done. There are a lot of positives in allopathy. Modern medicine में बहुत positives हैं. और ये है कि उनके पास great machinery है, बहुत बढ़िया surgical practices हैं, और emergency practices के लिए ठीक है. तो ये सारी चीजें हमने एलोपैथी के बारे में या मॉडर्न मेडिसिन के बारे में समझ ली. आयुर्वेद जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से समझता है, हमको एक होलिस्टिक एंटिटी समझता है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खांसी आ रही है तो अगर मैं एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखने की ट्राई करता हूं तो दी ओनली थिंग आई एम गोइंग टू सी इज गेट ओके आई एम कॉफिंग, लंग्स का इश्यू हो सकता है. लंग्स में से कौन सा लंग, लेफ्ट लंग या राइट लंग? राइट लंग. राइट लंग में कौन सा लोब? अपर लोब. अपर लोब में कौन सा सेगमेंट? एक्स सेगमेंट. और उसके अंदर कौन सा एरिया? और वो एल्वियोलाई तक, यानी वो कन्वर्जेंट है,
वो आपका एकदम पिन पॉइंट प्रॉब्लम पकड़ता है और वहां पर टारगेट करने की ट्राई करता है। वेयर एज आयुर्वेदा वर्क्स वेरी डिफरेंटली। अगर आप मुझे बोलो कि ये एल्वियोलाई में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, कौन सा सेगमेंट, एक्स सेगमेंट, कौन सा लोब, अपर लोब, कौन सा लंग, राइट लंग, मतलब कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द ह्यूमन। सो आई विल ट्रीट यू एज अ होल, आई विल नॉट ट्रीट जस्ट दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हमारा जो है वो डाइवर्जेंट होलिस्टिक सिस्टम है, नॉट अ कन्वर्जेंट पिन पॉइंट सिस्टम। और इसके भी बेनिफिट्स और इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सो आयुर्वेदा डज नॉट ब्लेम बैक्टीरिया वायरसेस, इट सेज कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप ऐसे रहो नेचर के साथ कि आप उसके इन ट्यून हो, आप हार्मनी में हो, कि आपको बार बार कुछ तकलीफें ना आती रहे। अगर आप नेचर से हार्मनी में नहीं रहोगे, आपको बार बार नेचर को मारना पड़ेगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर। which is why when it comes to immunity these days in the COVID times, सारे डॉक्टर्स से लेके IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, everyone is coming to Ayurveda, everyone is coming to us for help because we are the only ones who understand immunity and really are able to help out. Okay, next slide. ओके तो मैंने होलिस्टिक के लिए बात की, बहुत लोग बोलते हैं होलिस्टिक है, हमारे साइंस होलिस्टिक है, ऑलमोस्ट सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को लगता है कि वो होलिस्टिक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये होलिस्टिक वर्ड जो इतना यूज हो रहा है, ये एक्चुअली है क्या, और क्या ये सारे साइंसेस जो होलिस्टिक बनने की क्लेम्स कर रहे हैं, क्या वो होलिस्टिक हम उनको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, आयुर्वेद को हम कैसे गिन सकते हैं। पहले समझने के लिए हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है आहार विहार आचार और विचार। नाउ इन ऑर्डर टू बी होलिस्टिक, पहले हमको समझना है कि डिजीज आती क्यों है। देयर इज ओनली वन फैक्टर जिससे डिजीज या बीमारी आती है, और वो फैक्टर को कहते हैं कर्म। कर्म के बिना आपको रोग आना असंभव है, इम्पॉसिबल है, इट कैन नॉट हैपन। पर हम कर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल डायरेक्शन में चला जाएगा। हम वो कर्म के मैनिफेस्टेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैनिफेस्टेशंस की जब मैं बात करता हूं, देयर आर 4 डेफिनेट फैक्टर्स। आहार विच मीन्स फूड, विहार विच मीन्स द सराउंडिंग्स, द एरियाज दैट यू आर इन, आचार यानी कि आप करते क्या हो दिन भर, आपका रेजिमेंट क्या है, और विचार यानी आपके थॉट्स और आपकी एटीट्यूड कैसी है। ये चारों फैक्टर्स डिजीज पैदा करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम समझते हैं आहार। ऑब्वियसली अगर मैं एक गलत प्रकार का फूड इनटेक करूंगा, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लकुनास इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड एंड इफ आई ईट फूड इन अ वेरी रॉन्ग फैशन, आई एम बाउंड टू गेट अ डिजीज, मुझे बीमारी तो होगी ही। यानी ये मुझे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट है विहार, सराउंडिंग्स। काफी लोग हैं, शायद आप लोग में से भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको वेदर चेंज होने से बीमारियां आती है। फॉर एग्जाम्पल यू गेट समथिंग लाइक अ कोल्ड, किसी को साइनसाइटिस की तकलीफ होती है, किसी को हल्की गर्मी चालू हो जाती है तो एसिडिटी, स्किन पे रैशेस चालू हो जाते हैं, ठंड बढ़ जाती है तो भी उनको तकलीफ होता है, इचिंग चालू हो जाता है। ये सारी बहुत सारी बीमारियां इनको होती है। बारिश के सीजन में जोड़ों में दर्द चालू हो जाना, यानी सराउंडिंग्स जब हमारी चेंज होती है तो हम बीमार तो पड़ते हैं। यानी ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारी बीमारी का। जो थर्ड पॉजिटिव फैक्टर है वो है रेजिमेंट और द लैक ऑफ रेजिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सेसिवली एक ही जॉइंट के ऊपर कसरत करोगे तो वो जॉइंट का वेयर एंड टेयर होना स्वाभाविक है, आपको वहां पर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होगा। अगर आप बैठे ही रहोगे और आप कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको ओबेसिटी, डायबिटीज वगैरह, एक्स सिंड्रोम डिजीजेस तो आएंगे ही। सो रेजिमेंट, या आप करते क्या हो दिन भर में, आपकी आचरण क्या है, आपका आचार क्या है, वो भी एक बहुत प्रिसाइज साइंस है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट फैक्टर इज विचार। विचार यानी कि आपके जो थॉट्स है, आपकी एटीट्यूड्स है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू हैव अ वेरी डिफरेंट or a very negative kind of an attitude, in Ayurvedic terms we call it Rajasic and Tamasic attitude. If you don't understand the Sanskrit, don't worry about it. राजसिक एंड तामसिक जो थॉट प्रोसेसेस और जो एटीट्यूड है, यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड जिसको हम बोल सकते हैं, या इनर्ट एटीट्यूड, यानी कि आपको अगर कुछ प्रोएक्टिवली करना होता है तो भी आप इनर्ट और लेजीनेस में रहते हो तो वो तामसिक हो जाता है। और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ और प्रोटेस्ट की तरह जाते हो तो वो राजसिक होता है, इन अ वेरी लेमैन टर्म्स विच इज वेरी टेक्निकली नॉट करेक्ट। तो ये सारे जो एटीट्यूड इश्यूज है दे कैन रिजल्ट इन मेजर डिजीजेस। तो ये भी एक चौथा फैक्टर है। अब मैं आपको बताता हूं, लीविंग आयुर्वेद योग असाइड, कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ पैथी है
या कौन से ऐसे सिस्टम्स ऑफ हीलिंग है दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द फोर, एंड यू विल स्ट्रगल, नहीं मिलेंगे आपको ज्यादा आंसर्स। अगर मिल गए तो प्लीज टेल मी, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज इन आयुर्वेदा we really understand all the four aspects and we treat all the four aspects, which is why I always call Ayurveda as the probably the only holistic system, and yoga is a part of Ayurveda. We are not different, we're just studied differently because they're two vast subjects. You can't really understand everything at once, so they're studied in two different sets for the students' convenience. है तो वो बहुत सिमिलर। आप अगर चरक संहिता खोलोगे तो भी आपको उसमें योग मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप योग की किताबें पढ़ोगे तो भी आपको वात के बिना आप योग समझ ही नहीं पाओगे, वायु के मूवमेंट्स, पित्त के मूवमेंट्स और कफ के मूवमेंट्स के बिना, राइट। सो अ लॉट ऑफ सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं आपको डायबिटीज है, मैं डाइटिशियन हूँ, आई विल गिव यू अ डाइट एंड लेट मी क्योर योर प्रॉब्लम फॉर यू, बट व्हाट इफ इट्स स्ट्रेस रिलेटेड? कैन द डाइटिशियन रियली हेल्प यू आउट अगर आपको स्ट्रेस है और आपको डायबिटीज है? नहीं, वो विचार के फैक्टर में आता है। विहार वाले बोलते हैं कि मैं आपको कलर थेरेपी देता हूँ, आई विल सराउंड यू विद अ पर्टिकुलर कलर और उसकी फ्रीक्वेंसी से आप ठीक हो जाओगे। मगर अगर आपका डाइट गलत है और आपको बार बार आइसक्रीम खाने से सर्दी हो रहा है, तो क्या एक कलर में रह के आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हो? नॉट रियली, टेम्पररीली में भी फायदा होगा। तो वो आपके सराउंडिंग्स चेंज कर रहे हैं। बहुत लोग आचार करते हैं कि आप थोड़ी योगासन करो और आपको फायदा हो जाएगा शुगर में, हम श्योर हो जाएगा। मगर अगर वो बाकी की चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो सिर्फ उससे फायदा होना डिफिकल्ट है। फॉर दैट द प्री रिक्विजिट इज कि सिर्फ उसी से आपको प्रॉब्लम हुई हो। और विचार, यू विल हैव साइकोथेरेपिस्ट, यू विल हैव काउंसलर्स, you will have a lot of people who will come and tell you that listen, I'll tell you what the right attitude and outlook is, और अगर राइट एटीट्यूड और आउटलुक ले लोगे तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। बट दैट्स आल्सो नॉट ट्रू अगर आप जाके गुलाब जामुन खाओगे। तो चारों फैक्टर्स जब हम एक साथ लेते हैं, देन वी हैव अ गुड चांस ऑफ फाइटिंग डिजीजेस, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट आयुर्वेदा इज वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक साइंसेस। Okay, so let's go a little bit into depth before I'm already getting a couple of questions, but before I can come to the questions, मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहता हूँ और मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट देना चाहता हूँ, बिकॉज एक घंटे में frankly speaking I can talk for lives on Ayurveda, बट मैं एक घंटे में आपको ऐसा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि आप खुद समझ जाओगे कि इसका वैल्यू क्या है। ओके, सो लेट्स गो अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक सेकेंड सारी मत करो, लेट्स स्टार्ट विद प्रकृति। ओके, आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग ऑन प्रकृति लेटर, तो अभी हम प्रकृति के ऊपर बात करते हैं। अब प्रकृति होती क्या है, और उसके पहले ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड आहार के ऊपर है, और आहार के बारे में मैं कुछ बात करूंगा कि आप लोग ने बहुत सारे डाइट सुने होंगे। दीक्षित डाइट चल रहा है, कीटो डाइट काफी टाइम तक चल रहा था, शायद अभी भी चल रहा है। अभी भी एक एक्ट्रेस भी मर गई कीटो डाइट करके, उनका किडनी फेलियर में चला गया। It's about 35-40 in Kolkata. Intermittent fasting, I think 6 months 1 year back बहुत एक हाई पॉइंट पर था, अभी तो काफी लोग कम हो गए, पर वो भी एक चल रहा है। ऐसे बहुत सारे डाइट्स चल रहे हैं। So a lot of people ask me the question, should I be doing that diet? And after this 1 hour session, which already half an hour is almost up, but after this session, I will ask you कि आपको ये डाइट करना चाहिए. I will not answer your question for you. I want you to answer that question, and then you to answer that question for your loved ones. तो डाइट में कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमको समझने के लिए? उसको समझे बिना अगर आप डाइट करते हो तो क्या कौन सी चीज आपको सूट होती है, कौन सी नहीं होती है? तो प्रकृति जाने बिना अगर आप डाइट करते हो तो मेरे पास आपके लिए ज्यादा वर्ड्स नहीं है, मगर आप खुद बताओ, इज इट सेंसिबल? किसी को अगर बार बार सर्दी होती है और दूसरे को बार बार एसिडिटी होती है, क्या दोनों को सेम डाइट लेना चाहिए? इट्स नॉट पॉसिबल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जिसको सर्दी होती है उसको बनाना नहीं खा सकता, वो गुआवा नहीं खा सकता, और जिसको एसिडिटी होती है वो ब्लैक पेपर काली मिरी नहीं ले सकता। ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी कैन गो टू देवांग।
Some of you all want this in English, some of you all want this in Hindi. So I'm trying to mix and match it a little bit here. So please bear with me. अगर आपको कोई point समझ में नहीं आ रहा है, if you cannot understand a few points, please come back to me. I'll be happy to answer all the questions for you. Okay, the next point is Karan. Now Karan आपका जो प्रोसेस करते हो खाना, इसका मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ. I'll give you a great example for this. If you take rice, आप अगर चावल को लेते हो और अगर आप उसको प्रेशर कुकर में बॉईल करते हो, इफ यू बॉईल इट इन प्रेशर कुकर, अब मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, ओके. अगर आप उसको प्रेशर कुकर में बॉईल करते हो तो वो चावल आपके डाइजेशन के ऊपर हैवी पड़ेगा, वो आपका शुगर बढ़ाएगा, वो आपका वजन बढ़ाएगा, राइट. बट if you take that rice and if you boil it in a pressure cooker, it increases your weight, it increases your sugar. But if you take that same rice, अगर आप वो सेम चावल को लेते हो और अगर आप उसको ओपन कुक करते हो जहां पर स्टीम वापस नहीं आती, if you cook it in the open without the steam coming back and cooking the rice for you, then you will realize कि वो सेम जो चावल था अब आपको easy to digest हो जाएगा, अब आपको लाइट हो जाएगा. That will become easy to digest and light. तो उसके सिर्फ सेम चावल के डिफरेंट प्रोसेसिंग करके आप वो फूड की क्वालिटीज को चेंज करते हो. तो प्रोसेसिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. नेक्स्ट, थैंक यू. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड संयोग. संयोग मतलब कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन यानी संयोग, हिंदी में मुझे दूसरा संयोग का नहीं पता, मिक्सचर, ओके. तो संयोग के बारे में बात करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में इतने कैंसर्स हो रहे हैं आजकल, तो इंडिया में भी हो रहे हैं, बिकॉज लोगों के लिए संयोग खत्म हो चुका है, उनको समझ में ही नहीं आता. इट इज सो सैड. इतने लोगों को मैं देखता हूं कि उनको संयोग के बारे में कुछ पता ही नहीं है. दूध और फ्रूट साथ में खाते हैं. बनाना मिल्क शेक, जिमर ने कहा है बनाना और मिल्क लेना है तो बनाना मिल्क शेक चालू कर दिया, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम खा रहे हैं लोग जाके. इट इज रिडिक्युलस. अगर आप दूध और फ्रूट साथ में खाओगे तो आप मेरे पास स्किन डिजीज लेकर आओगे. मेरा एक ही मंत्र है, दूध और फ्रूट साथ में खाओगे तो स्किन डिजीज लेके आओगे. अब इसको इंग्लिश में राइम करना डिफिकल्ट है, बट इफ यू हैव मिल्क एंड फ्रूट टुगेदर then you're coming to me for skin diseases for sure. Not just skin diseases, cancer, autoimmune diseases, ये सारे विरुद्ध आहार से होने वाली चीजें हैं. सिर्फ विरुद्ध आहार से नहीं होता, मगर विरुद्ध आहार का इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. विरुद्ध आहार मींस इनकम्पैटिबल फूड. So when you have incompatible food, two things that don't mix together, you are going to suffer. There's no one else who's going to suffer. Now the body doesn't care whether you know it or not, you will still suffer. अंडरस्टूड. सिमिलरली एक साल का बच्चा अगर आग के ऊपर हाथ लगता है तो वो आग नहीं बोलेगा बेचारे को पता नहीं है कि मैं जला दूंगा, वो तो जलाएगा ही. तो अगर आपको नहीं पता तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, बहुत सारी विरुद्ध आहार चीजें हैं. मिल्क एंड फ्रूट साथ में नहीं ले सकते आप फिश एंड मिल्क साथ में नहीं ले सकते, आप घी और हनी को इक्वल क्वांटिटी में नहीं ले सकते, आप हनी को कभी हीट करके नहीं ले सकते, गर्म करके नहीं ले सकते. अगर आप हनी को किसी गर्म चीज में डालते हो जैसे ग्रीन टी में, तो फिर आप मेरे पास हेयर फॉल के लिए तुरंत आओगे, क्योंकि आपकी पित्त बहुत बढ़ जाएगी. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. इनफैक्ट रोटी और हनी अगर मैं कभी खाता भी हूँ, बहुत मुझे पसंद है, कभी कभी मैं खा लेता हूँ, मुझे 20 मिनट्स वेट करना पड़ता है until the roti is completely ठंडा before I can touch it with honey and I can eat it. That also builds up an appetite, but that is what I'm trying to tell you. संयोग जो combinations है ये बहुत important है. एक example मैं आपको देता हूँ. I'm not proud of it, but I'll give you the example. When I was really young, हम लोग जूहू बीच पे रन्स के लिए जाते थे. मैं स्कूल में था और लाइक एवरी अदर स्कूल बॉय मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं था. मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन में स्कूल नहीं बंद होता है, तो आजकल के बच्चे को तो स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. मेरी टीचर्स भी ऐसी थी, तो अगर कोई देख रहे हैं तो आई एम सॉरी. पर मैं क्या करता था कि जूहू बीच पर जब वॉक करता था तो वहां एक जूस और एक सूप वाला बैठता था. वो हेल्दी जूस सूप आजकल सब जगह मिलते हैं, मगर उस टाइम पे सिर्फ वहां जूहू बीच पे मिलते थे. तो मैं क्या करता था, मैं गरम सूप पीता था एकदम हेल्दी, उसके ऊपर एक ठंडा जूस पीता था, उसके ऊपर फिर से एक गरम सूप पीता था, फिर से एक ठंडा जूस पीता था. ऐसे मैं 3 बार करता था और मुझे मालूम था कि अगले दिन मुझे बुखार आएगा और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है
Is the soup unhealthy or is the juice unhealthy? दोनों में से अनहेल्दी कौन सा है? What is the unhealthy part? Nothing. दोनों हेल्दी है, तो दोनों साथ में लेने से मुझे बुखार क्यों आ रहा था? मैं स्कूल क्यों मिस कर रहा था? आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, मगर मैं करता था क्योंकि मुझे पहले से आयुर्वेद का नॉलेज था। क्योंकि ये विरुद्ध आहार है, और विरुद्ध आहार करने से आप भले 2 हेल्दी चीजें लो, आप बीमार पड़ोगे। अगर फुटबॉल टीम लोगे, उसमें 11 वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर डालोगे, तो मैं गारंटी देता हूं फुटबॉल टीम हारेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं संयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक मैंने काफी एग्जांपल्स दे दिए संयोग के बारे में। अच्छा, विरुद्ध आहार को संस्कृत में कहते हैं, विरुद्ध मींस इनकम्पैटिबल, आहार मींस फूड, सो इनकम्पैटिबल फूड। ओके, नेक्स्ट है राशि। राशि यानी क्वांटिटी। राशि यानी कि अब ना, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। आप कितनी पर पोर्शन नहीं, यानी रोटी कितना, चावल कितना, उसकी नहीं, ओवरऑल आपका डाइट में कितना क्वांटिटी है वो भी आपको समझना जरूरी है। वो एक पैरामीटर है। आप अगर इतना सा खाओगे मगर बहुत हेल्दी खाओगे तो कुछ हेल्दी खाओ, डकार मार के बैठ, वो बनना चाहिए या तो लिक्विड से बनना चाहिए। और 1/4 यानी 1/4 जो आपका स्टमक है वो खाली रहना चाहिए। जब वो खाली रहेगा तब जाके वो कॉन्ट्रैक्शंस और चर्निंग होंगे, जिससे आपको परफेक्ट डाइजेशन मिलेगा। तो ये राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, देश, ज्योग्राफी। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी वेरी स्लो, मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं थोड़ा देश के ऊपर भी बात करूंगा। और ये आई थिंक आज के टॉपिक, आज के पूरे सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है देश, मेरे लिए। मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, इसके ऊपर बात करने के। बहुत लोग मुझे आते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन और बोलते हैं कि सर आपने ये जो बात की कॉमन सेंस था, मगर मैंने कभी यूज नहीं किया। आई नेवर यूज्ड इट, इट्स कॉमन सेंस। तो देश क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देश मतलब आप कौन से एरिया में हो, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में हो। वेदर कंडीशन तो सीजन में चेंज हो जाती है, मगर क्लाइमेट जो होता है वो एक जैसा ही रहता है। सो विच क्लाइमेटिक कंडीशन यू आर इन इज योर देश। ओके, देश डजंट मीन कि मैं इंडिया में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, मैं बांग्लादेश में हूं, मैं नेपाल में हूं। दैट इज नॉट देश। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देश, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, और हम लोग एक काम करते हैं, मोस्टली सब लोग वेस्टर्न इंडिया से ही है, तो वेस्टर्न इंडिया से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट के इक्वेटर से ऊपर से जाते हैं, हम नीचे की तरफ आएंगे, वी स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। सो पंजाब से स्टार्ट करते हैं। तो पंजाब से जब हम स्टार्ट करते हैं, क्या है पंजाब का खाना, व्हाट इज द फूड दैट दे ईट? मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, एक बाल्टी भर के छाछ, लस्सी, सॉरी छाछ तो गुजरात में है, लस्सी। इनफैक्ट मैं अमृतसर गया था कुछ टाइम पहले, मैं विंटर्स में गया था। मैंने फॉर ब्रेकफास्ट, एंड ट्रस्ट मी मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं खा सकता, मैंने फॉर ब्रेकफास्ट 4 इतने बड़े बड़े आलू के परोठे खाए फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह 7 बजे। मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं खा सकता एक साथ, मगर अमृतसर में मैं वो खा पाया। ठीक है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन हो सकता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर हो, ठंड प्रदेश में हो, वहां पर डाइजेशन बेटर है, क्योंकि आप समुद्र से भी दूर हो। व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द ओशन, द डाइजेशन देयर इज प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग, so you're able to digest that. When I had 4 aloo parathas, I couldn't believe it, but I could manage to do that, right? So let's go slightly towards the equator now, towards the south, and let's go to Rajasthan. Okay, so Rajasthan में अगर बहुत सारे राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं, what is the food that they have there? So they have dal bati. Okay, that's like the most famous thing. तो आप लोग दाल बाटी में, हाँ कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अग्रवाल जी है, वेरी गुड वेरी गुड, गो राजस्थान। हाँ, तो वहां पर दाल बाटी में, अग्रवाल जी आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग दाल बाटी में घी बिल्कुल नहीं डालते, आप लोग घी के अंदर दाल बाटी डालते हो, बराबर है। द अमाउंट ऑफ घी दैट दे यूज इज रिडिक्यूलस, मगर इतना घी वो क्यों यूज कर रहे हैं? वाई आर दे यूजिंग सो मच घी? क्योंकि वो एकदम एरिड है, ड्राई प्रदेश है, डेजर्ट एरिया है। अगर आप लुब्रिकेशन नहीं करोगे in the dry area, you need that amount of lubrication, because if you do not lubricate that much in that area, you're going to suffer from vata related, dryness related diseases. Okay, so it's very very important to have that amount of ghee. मगर क्या दाल बाटी खाना easy है, easy to digest है? नहीं, नॉट इजी टू डाइजेस्ट, मगर वो जियोग्राफिक एरिया में
वो टेम्परेचर एरिया में, वो क्लाइमेटिक कंडीशन में यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट। आप वो डाइजेस्ट, आप पचा सकते हो उसको, ठीक है। चलो राजस्थान से हम आगे जाते हैं गुजरात। तो गुजरात वाले भी अभी ऐसे से चालू कर सकते हैं। तो गुजरात पे आते हैं और वहां पर आप देखो कि चालू हमने मक्के से किया था। वी स्टार्टेड विद कॉर्न, फिर हम गए थे गेहूं की रोटी पे। अब गुजरात में पतली रोटी हो गई है, ठीक है, फुल्का जैसा हो गया है, मगर फिर भी ओवरटोन स्वीट है खाने का। सो वी गॉन फ्रॉम कॉर्न टू wheat, but now we've come to really thin rotis with the overtone being sweet. And you will find that even in that particular area, the sweet food is digestible. Sweet is obviously much more heavier, right? But it's still digestible. हम अगर हम गुजरात में देखते हैं कि खाना थोड़ा मीठेपन का होता है, मीठा थोड़ा भारी होता है पचने में, मगर फिर भी वो वहां पर डाइजेस्टेबल है। फिर वहां से हम थोड़ा आगे निकलते हैं और आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो जब हम महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि है तो वही फुल्का रोटी जैसा ही है, मगर अब खाना थोड़ा स्वीट के बदले थोड़ा तीखा हो गया है, स्पाइसी हो गया है। वी फाइंड दैट व्हेन वी कम टू महाराष्ट्र, द रोटीज आर स्टिल थिन बट द ओवरटोन इज नाउ बिकम स्लाइटली स्पाइसी। एंड बिकॉज इट्स बिकम स्लाइटली स्पाइसी, आपकी अग्नि बढ़ाने के लिए वो स्पाइस जरूरी है, क्योंकि अब आपको डाइजेशन में तकलीफ होनी स्टार्ट हो रही है, आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हो। तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी, आप साउथ में जाओगे कोल्हापुर साइड पे, तो और स्पाइसेस बढ़ जाएंगे। आप नोटिस करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक एक चीज नोटिस करो। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मेरी बात मान लो, वरना गूगल कर लेना बाद में। जैसे आप साउथ की तरफ जाओगे आपका स्पाइसीनेस बढ़ जाएगा। ओके, स्पाइसीनेस गोज अप बिकॉज यू नीड दैट स्पाइसीनेस टू इंक्रीज योर फायर, योर डाइजेस्टिव फायर। क्योंकि द मोर साउथ दैट यू आर गोइंग, द लेसर योर डाइजेस्टिव फायर इज बिकमिंग। ओके, अब हम आगे जाते हैं कर्नाटक में। तो जो कन्नड़ लोग हैं वो ऐसे ऐसे अभी कर सकते हैं मुझे, ग्रेट। सो कर्नाटक में अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पर अब गेहूं पच नहीं रहा है। देर इज ओनली राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स बिकॉज व्हीट इज नॉट डाइजेस्टेबल। सिर्फ चावल के प्रोडक्ट्स है वहां पर। और वहां पर अब काली मिरी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। मैं गोवा को इग्नोर कर रहा हूँ, तो गोवंस आई एम सॉरी, मगर वो ज्यादा उसके डाइट के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां पर डाइजेशन बहुत वीक हो जा रहा है, और क्योंकि वहां पर डाइजेशन वीक हो जा रहा है, वहां ब्लैक पेपर यूज ज्यादा हो रहा है, हैवी चीजें अवॉइड की जा रही है, सिर्फ राइस प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमने स्टार्ट मक्के से किया था, याद रखना, और अब हम गेहूं नहीं बचा पा रहे, अब हम राइस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और हम थोड़ा साउथ जाते हैं, लेट्स मूव स्लाइटली साउथ फर्दर, वील गो टू केरला। श्रीलंका तक नहीं जाएंगे, केरला पे एंड करेंगे। तो व्हेन वी गो टू केरला, आप में से कौन मलयाली है या तो केरला में गया है? अगर मुझे ऐसे कर सकते हो तो ठीक है, फाइन। तो अगर हम केरला में जाते हैं तो आप अगर प्रॉपर केरलियन रेस्टोरेंट में आपने कभी खाना खाया है, I'm not talking about Assam, Nagaland. Right now, I have a cultural food there. Okay, so just I'm so sorry. Okay, so जब हम केरला में आते हैं, when we come to Kerala, you will find if you've gone to a traditional Keralian restaurant, there is a red color water that is there. एक लाल कलर का पानी आपको सर्व किया जाता है along with the food there. अगर आप ट्रेडिशनल केरलियन रेस्टोरेंट में जाओगे केरला में या तो कहीं और भी, तो वो एक कल्चरल है। वो लाल कलर का पानी को आयुर्वेद में हम कहते हैं षडंग पानीय। षडंग पानीय एक दवाई है जो डाइजेशन इंप्रूव करती है, जो एपिटाइजर है, जो एक डाइजेस्टेंट है। और वहां पे लोग उसको मलयाली में क्या कहते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो वहां पर राइस को डाइजेस्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वहां भी ब्लैक पेपर बहुत ज्यादा यूज होता है, मगर वहां राइस को भी डाइजेस्ट करने के लिए उनको वो पानी चाहिए, क्योंकि वहां डाइजेशन हो गया बहुत ही कम। अब मुझे ये बताओ कि एक सरदार जी जाता है, and if he goes to Kerala, Thiruvananthapuram, and says, you know what, I want makke di roti and sarso da saag, what do you think is going to happen to that guy? पक्का हॉस्पिटल ही जाएगा वो और कहीं नहीं जाएगा, राइट। सेकेंडली यू विल फाइंड अ मारवाड़ी, जैसे प्रेम जी है, बराबर है, और वो बॉम्बे आते हैं। वहां ह्यूमिडिटी कितनी होगी डेजर्ट में? हार्डली 5% होगी, 10% होगी, मैक्सिमम 15 से 20%। और यहाँ ह्यूमिडिटी कम से कम 90% जाती है, उसके तो ऊपर ही रहती है। और यहाँ जाके वो इतना ही घी खाते हैं, क्योंकि मैं तो मारवाड़ी हूं भाई, मगर आप तो मारवाड़ में नहीं हो, मगर मुझे तो उतना ही घी चाहिए मेरे दाल बाटी में। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन?
यू आर गोइंग टू फॉल इल। अब मैं एक साइंटिफिक तरीके से बात करता हूँ, क्योंकि सब लोग के लिए ना दो मैजिकल वर्ड्स होते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, और आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल। वो दो मैजिकल वर्ड है साइंटिफिकली प्रूवन। तो मान लो कि मैं पंजाब जाके साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ, इफ आई गो टू पंजाब, इफ आई प्रूव साइंटिफिकली दैट होल्ड ऑन, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग इज अ सुपर फूड, इट इज ब्रिलियंट फॉर यू। तो अब तो केरला में खाना चाहिए ना उसको, अब तो वो साइंटिफिकली प्रूवन आ गया। when it is scientific at times of India में आ गया, now तो it has to become digestible. Why is it not becoming digestible? It is scientific, it's proven, there's a research on it in Amritsar, मगर केरला में तो नहीं पच रहा है। तो इसको बोलते हैं देश। मोस्ट लोग क्या करते हैं, सैलेड्स खाओ, सैलेड खाओ। आप कहाँ रहते हो मुझे नहीं पता, जर्मनी के फ्राइबर्ग में रिसर्च हुआ है, सैलेड आपके लिए बहुत हेल्दी है, आप सैलेड खाओ। आप इथोपिया में रहो तो भी सैलेड खाओ, सैलेड इज हेल्दी। अब आपकी काफी थोड़ी आंख तो खुली, थोड़ी तो खुली, ज्यादा तो मैं बात, अभी 1 घंटे के मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। अब मैं आपको बोलता हूँ, जापानीज लोग तो बहुत सारे 100 साल जीते हैं। तो जापान में किसी ने रिसर्च किया है, नोबेल प्राइज जीता है कि हम भूखे रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो हम 100 साल जीतते हैं। तो आप क्यों नहीं करते हो वो साउथ अफ्रीका में? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कीटो डाइट ऑस्ट्रिया में वियना में हुआ था, और वहां का वो डाइटिशियन बहुत फेमस हो गया, सोनम कपूर जाती थी यहां से। तो हम भी कीटो करें। So the next point is देश। In fact, I can give you many examples. I don't have time, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आपको खुद की एग्जाम्पल, आप खुद ढूंढो। आपके कोई रिलेटिव अगर कनाडा में गया है, तो वहां उसका डाइट कितना बदल गया, वो डबल क्वांटिटी खा सकता है कि नहीं? अरे उनका जो पिज्जा होता है, उनका रेगुलर पिज्जा हमारे लार्ज पिज्जा से बड़ा होता है, और वो एक आदमी खाता है। हम हमारे रेगुलर पिज्जा में बोलते हैं भैया एक बाइट लेना, नहीं हो रहा है मेरे से। We cannot eat our own regular pizzas, and their regular pizzas are larger than ours, and one thin lanky guy will eat it along with a side order of a fries and a burger. Okay, so let's go to Carl. Let's forget Upyogta right now. Let's go to Carl, Devang bhai. So Carl is basically time. Okay, time in multiple different factors. Time यानी आपका एज भी हो गया काल, यानी अब अगर 1 साल के बच्चे हो तो आपका डाइट डिफरेंट होगा, और आप 20 साल के हो तो डाइट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। काल यानी टाइम ऑफ द डे भी होता है। आप रात को 3 बजे खाना खाओगे तो फिर बोलोगे एसिडिटी हो रहा है। If you eat at 3 a.m. in the morning, you're bound to get acidity, right? So Kal is also the time of the day. You have to understand what time of the day is suitable for you. Correct. Next, Kal is also seasons. Okay, Desha is more of a climatic condition, whereas Kal is more of a weather condition. You will find that in the winters your digestion goes higher. आपको अगर सर्दी में डाइजेशन बढ़ जाती है तो आप तिल गुड़ के लड्डू खाते हो, फॉर एग्जाम्पल। यू नो महाराष्ट्रियंस डू दैट, क्योंकि तिल जो होता है वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है और गर्म होता है, ठंडी में वो सूट होता है आपको। वैसे ही आपको काल के हिसाब से, वेदर और ऋतुचर्या के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, मैं बहुत क्विक जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी अगर मैं आपके सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं कर सकूं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम शायद ले लिया, मगर आई एम सॉरी आपका वैल्यूएबल टाइम लेने के लिए। मैं थोड़ा क्विक जाऊंगा। उपयोगिता, उपयोगिता यानी सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी यानी आपका खुद का सूटेबिलिटी क्या है। अगर आपको एलर्जी है किसी चीज की और आप उसको खाते जाओगे, इवन दो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन टू बी हेल्दी, और आपकी प्रकृति को समहाउ आपको लगता है कि सूट करती है मगर नहीं कर रही है, तो वो आपकी जो इंडिविजुअल सूटेबिलिटी है उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको करना है। नेक्स्ट, the next is उपयोग संस्था। दिवांग भाई if you can go next. उपयोग संस्था is the rules of eating. इसमें 8 रूल आते हैं, ठीक है। उष्णम स्निग्धम मात्रावत वगैरह 8 रूल्स आते हैं। तो ये आप अगर खाना आपने करेक्ट तरीके से ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपने प्रॉपर खाना मान लो फॉर्मुलेट कर लिया, मगर उसको खाना कैसे है, उसके रूल्स क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सपोज यू हैव टेकन एवरी सिंगल एस्पेक्ट और एवरी सिंगल पैरामीटर into account and formulated a perfect diet for you, you still need to know how to eat it, and this is the उपयोग संस्था, इसको उपयोग संस्था कहते हैं। तो पहला है उष्णम, इट हैज टू बी हॉट। अब ठंडा बासी खाना नहीं खा सकते, भले वो करेक्ट सीजन में करेक्ट खाना हो।
अच्छे से बना हो, डजंट वर्क। उष्णम, गरम गरम खाना है। स्निग्धम, थोड़ा सा अंक्चुअस होना चाहिए, आप ड्राई पाउडर नहीं खा सकते उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालकर, ठीक है। मात्रावत, यानी आपकी हर एक चीज की मात्रा होनी चाहिए। एवरी सिंगल थिंग हैज टू हैव इट्स ओन इंडिविजुअल क्वांटिटी। आप अचार को सब्जी की तरह नहीं खा सकते और सब्जी को अचार की तरह नहीं खा सकते, which means you cannot have a pickle as a vegetable and a vegetable as a pickle. Everything has its own merits and demerits, and you have to understand the quantity of each of them, ठीक है। वगैरह वगैरह, you know, in clean utensils, you shouldn't be eating very fast, shouldn't be eating very slow, बहुत जल्द बहुत स्लो नहीं खाना है, नाति द्रुतम नाति विलंबितम। आपको विदाउट लाफिंग, विदाउट टॉकिंग, विथ फुल कंसंट्रेशन खाना खाना चाहिए, हंसे बिना, बात किए बिना, आपको पूरी एकाग्रता से खाना खाना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप पकड़ते हो तब आप कह सकते हो कि मैंने प्रॉपर आहार लिया है। ये मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई है आयुर्वेद की है, तो सिर्फ मैंने आहार पे बात की है। अभी तो ऐसी काफी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, मगर आई थिंक मेरा टाइम हो चुका है, मैं थोड़ा ऊपर भी जा चुका हूँ और क्वेश्चन एंड आंसर फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। और मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि मैं मोनोलॉग करते रहूं और एक डायलॉग हम ना कर सके, इसीलिए मैं ये सेशन को विद द परमिशन ऑफ देवांग भाई, इफ पॉसिबल, ये सेशन को हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरफ लेके जाते हैं। शायद काफी चीजें आपको पूछनी होगी जिसको मैं आंसर कर सकूं। So those who want, they can put up their question in the chat box. Till the time, if you want, yeah, Manan sir, maybe you can just give a quick review of the other part if you want to, you know, explain more about the Vihar and Vichar and Achar also, a little bit about. So Vihar, when we take into account, is basically the surroundings. For example, जैसे बॉम्बे के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, we are in a high humid area. Okay, I mean I am in Bombay, I don't know where you guys are from, but I am from Bombay and we are in a very high humidity area. यहाँ पर चीजें जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि दही आपको नहीं खाना चाहिए। बॉम्बे के अंदर दही खाना इज अ क्राइम। बराबर हम क्रिकेट में कहते हैं कि रन आउट हुआ तो क्राइम है, वैसे ही बॉम्बे में दही खाना क्राइम है। और तो क्यों है, ये टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोग जिस भी पेशेंट को मैं मना करता हूं, सबसे पहले बोलता है आपने क्यों बोला, इसके अंदर तो प्रोबायोटिक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन दवाई है, इसको तो हमारे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने तो बहुत रेकमेंड किया है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है, तो मैं इसका एक आंसर तब तक करता हूं जब तक थोड़े क्वेश्चंस ना आ जाए। ऑलराइट, सो dahi has a quality that is in Ayurveda we call in Sanskrit as abhishyandi. Abhishyandi, which means that it basically is responsible for holding something, for obstructing channels. यानी कि वो सारी जो नाड़ियां है वो नाड़ी में प्रतिरोध डालने का काम दही का होता है। एग्जाम्पल मैं इसका देता हूँ, I'll give you an example. For example, अगर कोई बच्चे को लूज मोशंस होता है, if a kid gets लूज मोशंस, we give him दही चावल, उसको हम दही एंड राइस देते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उससे उसके लूज मोशंस और रनिंग स्टमक बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दही जो है वो आपके चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। दही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द चैनल्स। यू आर ऑलरेडी इन अ हाई ह्यूमिड एरिया वेयर ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी एवरीथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। नाक हमारा बंद रहता है, यहाँ पर जुकाम होती रहती है, साइनसेस बंद रहते हैं, छाती में ह्यूमिडिटी है ना, पूरा वेपर्स ही वेपर्स है बॉडी के अंदर। तो आपके बॉडी में जब इतनी ह्यूमिडिटी और इतना ऑब्स्ट्रक्शन है, तब आप दही खा के आपका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाने की अगर आप ट्राई करोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बीमार पड़ोगे ही, आयुर्वेद कहता है। आप दिल्ली में रहते हो खा सकते हो, पंजाब में रहते हो खा सकते हो, बॉम्बे में रहते हो बंद करो, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल with a different prakriti, like a very strong pitta prakriti, who are able to very easily manage with dahi. For those people, go ahead, it's good for you. But for people who cannot digest it, जो digest नहीं कर पाते, उनके लिए ठीक नहीं है। तो एक एग्जाम्पल मैंने तब तक के लिए दे दिया। तो देवांग भाई, आई थिंक योग के ऊपर मुझे अभी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो आचार में आ जाएगा। योग के ऊपर आप बहुत बात कर चुके हो। बहुत सारे लोग योग अलग अलग तरीके से करते हैं, खाली वो आसन एक प्री सेट होता है, उनका 20 आसन है, सबको 20 आसन सिखाते हैं, मगर वो मेरे हिसाब से ना असली योग है, ना वो योग सिखाने की पद्धति है। आई एम सॉरी इफ देयर आर एनी योगा टीचर्स। योग के हर एक जो आसन होता है वो प्राण को एक डायरेक्शन में पुश करने के लिए होता है,
एक डायरेक्शन में हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि दूसरे डायरेक्शन में पुश हो जाए, कि वो अलग अलग जगह पर वहां पर स्टिम्युलेट करे, और वो नाड़ियों को धक्का मारने के लिए प्रतिरोध, जहां पर प्रतिरोध है नाड़ी का, उसको खोलने के लिए योग का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आप अध्यात्म के लिए उसको कुंडलिनी में ट्रांसलेट करते हो बंद वगैरह करके। मगर आजकल जो योग सिखाया जाता है वो फिटनेस वाला योग है, जिसको मैं ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ और मैं ज़्यादा उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। तो वो एक हमारा अलग प्रकार का टॉपिक है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। लास्ट जो टॉपिक है विचार का, उसमें आयुर्वेद में पूरा एक चैप्टर ही है जिसमें हम सद्वृत्त कहते हैं, और सद्वृत्त में क्या क्या करना चाहिए, कैसे आचरण होना चाहिए, कैसे बिहेव होना चाहिए, वो तो मेंशन है ही, मगर वो सिर्फ फिजिकली है ऐसा नहीं है। There is an entire chapter in Ayurveda called Satvritta, which talks about your regimen and how you need to behave, not only in society but also in family and also with your own body. But it also mentions on what kind of a thought pattern and thought process that you need to have. वो ये भी आपको बताता है कि आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। यानी ये सारी चीज आयुर्वेद में है, इसीलिए इसको साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं, सिर्फ साइंस ऑफ मेडिसिन नहीं है ये। तो आई थिंक अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेते हैं, वरना फिर ये हो नहीं पाएगा ज्यादा क्वेश्चंस। बिल्कुल सर। So we can have some question answer from the chat. We have some more questions that have come up. Do you have the chat visible, sir? I have the chat visible. Yeah. You can just ask me Go the ahead. questions. Yeah, go ahead. Avla suitable for Mumbai climate? Absolutely. People living in Mumbai should eat or not eat bread? If you can digest it, then you can eat bread. अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप मत खाइए। प्रेफरेबली उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है नहीं, मगर हाँ एक टेस्ट का वैल्यू है। मैं गुजराती हूँ तो मैं समझता हूँ। हम पहले गुजराती होते तो फूडी होते, फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते। बट आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट थिंक यू शुड हैव टू मच ब्रेड। एक आध बार ठीक है ले लिया तो ओके, बट यू शुड ऑलवेज चेक आपका डाइजेशन ठीक है कि नहीं। और आप वो कैसे चेक कर सकते हो, तो उसका एक मैं एक झलक देता हूँ। आप अपनी टंग बाहर निकालिए कैमरा के सामने या तो मिरर के सामने। अगर आपके टंग के ऊपर एक वाइट कोटिंग आपको दिख रही है जो स्क्रैप करने के बावजूद भी नहीं जाती, तो आपकी डाइजेशन ठीक है। आप ब्रेड एक बार ले सकते हो, प्रेफरेबली टोस्ट करके लेना, मगर आप ले सकते हो। If you can stick your tongue out to the camera or the mirror and you can see if you have a white coating despite cleaning your tongue out. If you have the white coating, then preferably avoid the bread. If not, then you can have it occasionally, that to toast it up. Yeah. Can we have milk and roti together? If you like to, no problem. Is regular consumption of jeera water safe? Pretty much. Very safe. It doesn't increase any of the doshas too much though. So it's fine. You can go ahead. Till what age we should drink milk? There's no particular age for you where you should stop having milk. Most people have a problem while having milk after a certain age because they are not as active as they were when they are little. और कफ बॉडी के अंदर बढ़ना चालू हो जाता है, और उसके लिए जो एक्टिविटी और कसरत बचपन में जो करते हो वो आप थोड़ा एक एज के बाद नहीं करते हो। इसीलिए आपको अचानक लगता है कि मिल्क अब मुझे सूटेबल नहीं है, बचपन में तो सूटेबल था, अब अचानक क्या हो गया। इट इज ऑल अप टू योर फिजिकल एक्टिविटी, नथिंग टू डू विद मिल्क नॉट बिकमिंग सूटेबल। Can you give some inputs on consuming seeds of soft, suwa, sunflower seeds, pumpkin seeds, and flax seeds? Ideally, if you're suffering from an acidity problem, या तो बॉडी के अंदर पित्त है, हीट है, things like acidity, headache, hair fall, anger, irritation, lack of sleep in terms of quantity, burning urination, burning of the palms, soles, eyes, etc. इसमें से अगर आपको कुछ भी है, रैशेज हो रहा है, अगर पीठ पे रेड होते हैं, सन आपको सूट नहीं करता, इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स नहीं लेना चाहिए। ओके, अगर आपको इसमें से कोई भी तकलीफ है तो आपको फेनिल सीड्स यानी सौंफ ज्यादा लेना चाहिए, वो ठंडा है, सूदिंग है, रिलैक्सिंग है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको उल्टी तकलीफ है, अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, and if you keep getting you're obese, you have diabetes, and you keep getting a cold, you keep getting itching wherever sweat accumulates, okay, that is the time where you can take more of these seeds and avoid fennel seeds. So it again depends on your prakriti and what kind of a problem you have. Based on that you can choose what kind of seeds you want to consume. It's not necessary कि आपको कोई ना कोई seed लेना जरूरी है,
मगर if you are hell bent on doing this, please do the right one. There's one more question of basic benefits and side effects of kokum. Kokum is very cooling in nature, so it will definitely help you. We're in a Konkan region in Bombay, so Konkan is generally suitable here. But it is also a little bit khatta. So if you want like a cooling effect for a lot of heat, this is the season. This Sharad Rutu is where Pitta goes maximum. In the current October heat, I know it's raining in Bombay sometimes. But overall, this is the time where, but I still recommend that if you're a cold, excessive, excessive to come. Can one? Yeah. There is one more question. आपने कुछ राइस के कुकिंग के बारे में बताया है, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कवर करके कुक करना चाहिए या खुला रख के कुक करना चाहिए? आप अगर राइस की बात कर रहे हो तो प्रेफरेबली खुला ही रखो, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा, वो ज्यादा कफ नहीं बढ़ाएगा, मगर वो थोड़ा आपका गैस का खर्चा बढ़ा देगा. That is supporting Punjabi with Adani and all the other guests. Okay. There are some few more questions which are coming up. Basically, one of the common question is that if you're talking about Mumbai, many people are connected from Mumbai. Is there any particular food and the diet tip for Mumbaikars? मैंने ऑलरेडी दे दिया वो कि दही आपको मुंबई में अवॉइड करना चाहिए. You shouldn't be having things that is excessively salty, because in Bombay at least I'm in Juhu, okay? So the minute I even stick my tongue out, मुझे salt का टेस्ट आता है. इतना salty हमारा environment है कि हमको वो compensate करके salt थोड़ा कम करना चाहिए. बहुत लोग ऐसे हैं who shifted to Bombay from somewhere else, which wasn't next to the ocean, obviously, and they've started putting on weight here because water retention is so easy when there is so much salt in the air. So another tip again is reduce salt. And how much ghee one has to eat? Is there any parameter? How much ghee one should eat? Is there any parameter for eating ghee? It again depends on where you are. I give you an example के राजस्थान में आप ज़्यादा घी खाओगे, मगर बॉम्बे के environment में थोड़ा कम खाओगे. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक अंदाजा which will not be accurate example दे देता हूँ. आपको अगर आप फीमेल हो about 5 foot to 5 foot 5 के बीच में एवरेज या स्लाइटली अबव वेट हो, तो आपके लिए 2 to 2.5 टीस्पून इज गुड इनफ. अगर आप मेल हो अबव 5.5 फुट के एवरेज हाइट वेट, देन आप 3 टीस्पून घी जितना खा सकते हो. Can you share some more idea about utensils to be cooked in? Is there any particular selection of the utensils and how should we go about that? आइडियली अर्दनवेयर यूज करना चाहिए. सबसे आइडियल तो अर्दनवेयर होता है, मगर अगर आप अर्दनवेयर में नहीं कर सकते हो तो ठीक है. इतना आपको देखो, अभी एडवांसमेंट्स काफी हो चुके हैं. यूज द एडवांसमेंट एज लॉन्ग एज इट डजंट हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन यू. हाँ, अगर आपको पानी स्टोर करना है तो कॉपर बहुत बढ़िया है, सिल्वर उससे भी बेटर है, और गोल्ड भी ठीक है छोटे बच्चों के लिए. बट कुक अगर आपको करना है तो आई थिंक जो बेस्ट कहा है वो तो अर्दन यूटेंसिल्स ही है. जहाँ हम पुट पाक वगैरह भी देते हैं या कोई भी फूड देते हैं तो हम नॉर्मली अर्दन यूटेंसिल्स को यूज करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उससे जो पाक आपको बनता है, जो कुकिंग होती है, दैट इज अ लिटिल बिट सुपीरियर. Is there any second alternative? Can we cook in the steel vessels? Is it okay? That's fine. I don't have a very strong take on it. I mean, again, I have no particular opinion on it जो मैं आपसे strongly share कर सकूं. ठीक है, whatever is comfortable, just use that. As long as, see, basically मैं आपको एक simple चीज बोलता हूँ. 100 रुपया है, बराबर है. वो 100 रुपया में अगर आप 1 पैसे का चीटिंग करते हो यूटेंसिल में तो चलेगा. जस्ट गेट द 99 रुपीज 99 पैसा राइट. डोंट फोकस टू मच ऑन दिस. बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो. दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट.
we are now approaching towards the end. There is one common question that we all may have is about the present condition. There is a lot of talk about the immunity part. How to take care in terms of the immunity, in terms of diet also. That is achar and vihar, all these basic things. Is there any particular thing that we can look at? So there are certain things that I normally share. In fact, I have talks on immunity very very often. बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ, मेरे काफी टॉक्स होते हैं इसके बारे में. So the first thing that I normally share is to have a corrective diet, which I've already spoken on. पहली जो मैं बात करता हूँ वो आहार की है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. The second thing I talk about is building the immunity for the lungs. जो कोविड की बीमारी है ये रेस्पिरेटरी बीमारी है. आप अगर लिवर की इम्यूनिटी बढ़ाने बैठे हो तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा. आप ये समझो कि आपको लंग्स के ऊपर काम करना है. यू नीड टू इंक्रीज द लंग्स इम्यूनिटी. फॉर दैट प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू. प्राणायाम मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ, ये असल में प्राणायाम है नहीं, मगर नाड़ी शोधन क्रिया जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव. बाबा रामदेव जी ने कहा है कि कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, मगर मैं इससे सहमत नहीं हूँ. आई डू नॉट अग्री विद दैट, बट दैट इज अगेन लेटर. आई ओनली बिलीव दैट यू शुड स्पेंड ऑल योर टाइम डूइंग अनुलोम विलोम प्राणायाम. आप एक ब्रूसली का एक वाक्य था जो बहुत इंटरेस्टिंग था. उसने कहा था कि आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज 20 मूव्स. आई एम स्कैर्ड ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन मूव 20 टाइम्स. आपको 20 प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, आप एक प्राणायाम 20 मिनट तक करो. तो आप अगर अनुलोम विलोम सिर्फ नाड़ी शोधन क्रिया करते हो, सिर्फ इतना करते हो, आपकी नाड़ियां शुद्ध है, ऑटोमेटिकली सब आपका बैलेंस में आएगा ही आएगा. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिसिन. बहुत लोग हैं जैसे हम KEM नायर वगैरह के डॉक्टर्स को भी सप्लाई कर रहे हैं. वे सप्लाइंग टू टॉप IAS ऑफिसर्स, ऑल्सो पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा, सब ऑल ओवर इंडिया. तो हमारे पास ऐसे मेडिसिन अवेलेबल है जो इम्यूनिटी के लिए बूस्ट करते हैं, मगर इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर एंटिटी नहीं होती. इम्यूनिटी आपके हेल्थ के साथ अटैच्ड होता है, राइट. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फाइंड टुडे इन द मार्केट आर वेरी वन साइडेड. फॉर एग्जांपल, लोग आपको बोलेंगे गिलोय लो. अब गिलोय बॉडी के लिए बहुत ठंडक करती है, तो जिसको कफ और सर्दी होती है उनके लिए गिलोय एक्चुअली हानिकारक है. बहुत कोविड और कोरोना के काढ़ा आ रहे हैं जो सारे गरम मसाले हैं, हर्बल टीज है. अब आपको पित्त की एसिडिटी की तकलीफ है और आप गरम चीज लोगे तो क्या आप बीमार पड़ रहे हो कि हेल्थ में जा रहे हो? तो ऐसी चीज बनानी बहुत जरूरी थी जिसमें ना वो दवाई गरम पड़े ना ठंडी पड़े. एंड वी मैनेज टू डू समथिंग लाइक दैट, बट इट्स a little bit heaty, more for the lungs. And there's another one which we've been using for years now for increasing immunity for kids and adults who miss school or offices, which is more of a blanket immunity, जो कोविड स्पेसिफिक नहीं है, मगर सारी बीमारियों, अगर आपको UTI होता रहता है या स्किन इन्फेक्शंस या कोई और इन्फेक्शंस, तो अब वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी. सो 3 चीज है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट, सेकंड इंपॉर्टेंट इज प्राणायाम, एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिसिन. ये ऑर्डर में अगर आप बराबर करते हो, लोग मेडिसिन पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर प्राणायाम पे इंपॉर्टेंस दो, डाइट पे इंपॉर्टेंस दो. मेडिसिन सिर्फ सपोर्ट करेगा. I think there are so many questions more, but the time doesn't permit us to extend too much beyond certain level. I'm sure that you are all having more and more interest to know about Ayurveda and to know about how we should live a healthy lifestyle. And that is the most important part, because Ayurveda का सबसे important aim ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि हमें जो स्वस्थ है उन लोगों को कैसे और ज्यादा हेल्दी रहने के लिए हेल्प किया जाए, वो सबसे पहला एम है. और उसके बाद में उसका दूसरा एम आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम. तो जो लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी उनको आयुर्वेद से कुछ ना कुछ हेल्पफुल वे मिल सकता है अपने हेल्थ को वापस पाने के लिए. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मनन गांधी सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल भाषा में हम सबको आयुर्वेद का आहार विहार आचार विचार के बारे में मार्गदर्शन दिया. डॉक्टर मनन गांधी सर के बहुत सारे वीडियोस आई एम श्योर यूट्यूब के ऊपर भी है, तो अगर बाय चांस आपको और ज्यादा जानना है तो आप उनके यूट्यूब के ऊपर वीडियोस और उनके TEDx के टॉक भी देख सकते हैं. Yes sir, you want to say anything more? No, I think you all have been a great audience. आप लोग बहुत बढ़िया ऑडियंस हो. मैं 2 अलग अलग भाषा में बोलने की ट्राई तो कर रहा था, मगर अगर कुछ रह गया हो तो आई एम हाथ जोड़ के आई एम सॉरी. आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू यू एंड या दैट्स इट. यू गाइज हैव बीन ग्रेट. अगर आप मैंने पूरा आयुर्वेद में, अगर आपको इंटरेस्ट है और रुचि है, तो नॉर्मली आयुर्वेद सिखाने के लिए मेरे पास एक वर्कशॉप होता है
जिसका मैं अबाउट 5,500-6,000 रुपीज़ चार्ज करता था। मगर इस बार मैंने ऐसा किया लॉकडाउन में कि मैंने वो पूरा 6 आवर्स का टॉक है, एवरी 1 आवर का, एवरी संडे मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। दी इंटीग्रल आयुर्वेदा जैसे आप देख सकते हो, उसको आप सर्च करो, और मेरा पूरा वर्कशॉप जहाँ मैं पूरा आयुर्वेद A to Z समझाता हूँ, एवरी सिंगल पॉइंट वो है, और आप उसको एक बार देख सकते हो। इन केस इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, you all can definitely get in touch. Yeah, so some more people have asked for the contact details. I have just now shared Dr. Manan Gandhi's contact details. Right. That is the Integral Ayurveda. आपको अगर कुछ भी और ज़्यादा डिटेल चाहिए या कुछ भी और गाइडेंस के लिए आप ज़रूर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रॉम उत्सव इंस्टीट्यूट अबाउट द योगा थेरेपी टॉक्स। आज का हमारा टॉक था आहार विहार आचार विचार। कल हम लोग वापस से मिलने वाले हैं शाम को 6 से 7 के बीच में एक नए सब्जेक्ट के साथ में। हमारे कल के फैकल्टी हैं डॉक्टर रुद्राक्ष शाक्तिकर सर। ही इज one of the favorite faculties of so many yoga teachers, और उनका सब्जेक्ट रहेगा आयुर्वेद योगा थेरेपी फ्रॉम द ट्रेडिशनल योगिक टेक्स्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है कि किस तरह से योग एज अ थेरेपी हमारे पुरातन जो अलग अलग प्रकार के जो टेक्स्ट है योग के, उसके अंदर से किस तरह से हम योग के थेरेपी के बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं आप सबका भी शुक्रगुजार करना चाहूँगा, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, और मैं डॉक्टर मनन गांधी सर का भी बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया है, और आगे जो भी हमारे कोर्सेज आ रहे हैं उसके अंदर भी हम आपका सपोर्ट ज़रूर से चाहेंगे। नहीं, आई होप आप लोग कुछ वैल्यू लिया हो और ज़्यादा आपका मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया हो। थैंक यू ऑल, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। मैंने मेरा नंबर डाला था चैट पर और उस पर, बट दैट इज नॉट माई पर्सनल नंबर, और मेरे सेक्रेटरी का नंबर है। हर नेम इज मेगा, सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद हर टू गेट इन टच विद मी एज वेल। थैंक यू। Thank you very much everyone. Good night. Have a good day ahead. Bye. Tomorrow will be the same link. कल का ये लिंक सेम रहेगा। आप यही लिंक के ऊपर कल 6 से 7 बजे तक वापस जुड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।